My name is Anshul Sharma and welcome to our YouTube channel Nursing Arena. Today we will going to discuss about the arterial blood gases. Previously 3 क्लासेस में इस पे बना चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने एसिड बेस बैलेंस और सेकंड और थर्ड क्लास में हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड थर्ड क्लास में रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में चर्चा की थी। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एबीजी एनालिसिस कैसे किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा आर्टेरियल ब्लड प्लेसेस, ये वो ब्लड होता है जो आर्टरी से निकाला जाता है और इसे एक स्पेशलाइज्ड मशीन जिसे हम एबीजी मशीन कहते हैं उसके द्वारा इसको इंटरप्रेट किया जाता है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट इंटरप्रेट किए जाते हैं वे ये आप सभी को पता होंगे। मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी बच्चों को अभी तक एबीजी रिपोर्ट को देखना नहीं आता, इंटरप्रेट नहीं करना आता कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक होगा, एसिडोसिस होगा या फिर एल्कलोसिस होगा, तो उन्हीं के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, ये इससे रिलेटेड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या है, हाउ टू इंटरप्रेट एबीजी रिपोर्ट। आप सभी ने जो भी क्लिनिकल एरियाज में काम करते हैं उन सबको पता होगा, कभी ना कभी एबीजी रिपोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा कि डॉक्टर एबीजी रिपोर्ट करवाने के बाद देखकर बताते हैं कि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या फिर मेटाबॉलिक है एसिडोसिस है या फिर एल्कलोसिस है। तो ये जो सारी चीज है वो एबीजी रिपोर्ट की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग पता करते हैं। तो ये चीज हम भी सीख सकते हैं, बस आपको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबीजी एनालिसिस के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा जो एबीजी है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस है, उनमें हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये कितना होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा होगा हमारा PaO2, सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 का पार्शियल प्रेशर इसमें ब्लड के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको ऊपर लिखना चाहिए था, पीएच। क्या होता है, पीएच। ठीक है, जो कि एसिडिक है या एल्कलिक है उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, पीएच। 4 हम इसमें मेजरली देखते हैं HCO3 को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट्स। क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स। तो हमारी आपके सामने लिखा हुआ है 3 चीजें आपके सामने हो चुकी है। फर्स्ट है PaCO2, PaO2, pH एंड HCO3 मींस बाइकार्बोनेट्स। इनकी नॉर्मल वैल्यूज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होगी देखिए। तो एबीजी एनालिसिस के पहले आपको एबीजी की रिपोर्ट की नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू थी 35 से 45 mm ऑफ Hg। ये सभी अपन एग्जाम से पहले याद करते हैं। PaO2 की 90 to 100 mm ऑफ Hg, ये O2 का प्रेशर होता है इसमें ब्लड के अंदर। और कौन से ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में, क्योंकि अपन आर्टेरियल ब्लड गैसेस का एनालिसिस कर रहे हैं। पीएच कितनी होती है, 7.35 to 7.45, ये हमारी नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है। और HCO3 कितना होता है, 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सभी इनके पीछे का वॉल्यूम भी याद रखेंगे, इनके पीछे जो मात्रक है वो क्या लगता है। ठीक है, तो ये हमारी ये हमारी नॉर्मल एबीजी की बात हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मल एबीजी का नॉर्मल वैल्यू ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि हम कैसे पहचानेंगे
कि ये वैल्यूज कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा एसिडोसिस वर्सेस एल्केलोसिस। ठीक है, एल्केलोसिस। ठीक है, ये दो चीजें हम यहां मेजरली देखेंगे, एसिडोसिस वर्सेस एल्केलोसिस। तो साफ सी बात है, एसिडोसिस और एल्केलोसिस हम किससे पता करते हैं एबीजी में? पीएच से। बिल्कुल, किससे पता करते हैं? पीएच से। किससे? पीएच से। ठीक है साहब, पीएच की नॉर्मल वैल्यू हमको पता है 7.35 टू 7.45, ये हमारी पीएच की नॉर्मल वैल्यू है। अब आप सोचिए एसिडोसिस कब होगा? जब 7.3 से, ध्यान दीजिए 7.35 से अगर वैल्यू कम हो जाए, पीएच कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिडोसिस। तो पीएच का डिक्रीज किस में होगा? एसिडोसिस में। और पीएच इंक्रीज किस में होगा? अगर इंक्रीज हो जाए, कितने से? 7.45 से अगर इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा? पीएच इंक्रीज होगा और वो क्या कॉज करेगा? एल्केलोसिस। ओके फ्रेंड्स, यहां तक बात समझ में आई सभी को कि पीएच पे डिपेंड करता है एल्केलोसिस होगा या एसिडोसिस होगा। तो अगर सवाल में भी सबसे पहले लिखा हुआ आए, सबसे पहले सवाल में अगर कुछ रिपोर्ट्स में दिया हो, जैसे कि पीएच भाई साहब इतना है, HCO3 इतना है, CO2 इतना है, O2 इतना है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे हम आगे सवाल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे पीएच दिया हुआ है, HCO3, CO3 सब कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले आपको पीएच देखना होता है। क्या देखोगे आप? सबसे पहले पीएच, ये उसका पीएच कितना है। तो आधा सवाल तो आपका यही सॉल्व हो जाएगा कि पीएच कितना है। पीएच देखते हैं आप समझ जाओगे। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको क्या देखना है? नेक्स्ट आपको क्या देखना है? ये तो बात हो गई एसिडोसिस और एल्केलोसिस की। अब अपन देखते हुए चलते हैं कि स्पेशलाइज, एक एक पॉइंट को लेते हुए चलते हैं कि आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्केलोसिस में पहले क्या देखना है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस में पहले क्या देखना है, तो कैसे पहचानना है आपको। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस। अब देखिए आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे। एसिडोसिस कैसे किया था? सबसे पहले तो आपने भैया पीएच देख ली, पीएच क्या होती है? इसमें कम होती है, डिक्रीज। ठीक है, आपने सबसे पहले पीएच देख ली और पता कर लिया कि एसिडोसिस है भैया ये। तो अब मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो रेस्पिरेटरी में हमेशा ध्यान रखिए, रेस्पिरेटरी किससे रिलेटेड है? लंग्स से। लंग्स में क्या होती है? CO2। तो सेकंड अपन कौन सी वैल्यू देखेंगे? CO2 की वैल्यू देखेंगे। देखिए सवाल में ऐसे भी आ सकता है कि रेस्पिरेटरी कॉजेज भी आ सकते हैं, जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, COPD हुआ, निमोनिया हुआ। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर हमारी CO2 जो है वो बॉडी के अंदर ही स्टे कर रही है। अगर CO2 बॉडी के अंदर स्टे कर रही है तो वो क्या करेगी? वो पीएच को कम करेगी। क्या करेगी? पीएच को कम करेगी। यहीं से एक संबंध निकल के आता है, अगर CO2 इंक्रीज है तो साफ सी बात है पीएच क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आप रिलेशन हमेशा याद रखेंगे कि CO2 अगर बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। CO2 यहाँ क्या है? CO2 है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्म है। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। हमको पता है एसिड है, तो ये एसिड क्या करता है? एसिडोसिस करता है। क्या करता है? एसिडोसिस करता है। इसीलिए CO2 को हम क्या कहते हैं? ये एक एसिड है। और एसिड अगर बॉडी में बढ़ेगा तो क्या करेगा? पीएच कम ही करेगा। क्या करेगा? पीएच कम ही करेगा। तो CO2 क्या हो गई? पीएच की दुश्मन हो गई। इसे आप एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। CO2 जो है वो पीएच का दुश्मन होता है। CO2 कहता है कि दिल्ली जाऊंगा, तो पीएच क्या कहता है? नहीं, मैं तो केरला जाऊंगा। मतलब दोनों वाइस वर्सा, दूसरी दिशा के अंदर काम करते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया संबंध की बात। तो आपको रेस्पिरेटरी पहचानने के लिए नेक्स्ट आपको देखना है CO2। CO2 क्या होगा? जैसा मैंने अभी आपको संबंध में बताया था, CO2 क्या होगा? बिल्कुल साहब, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया सॉल्व। ये आपका सवाल हो गया सॉल्व कि पीएच डिक्रीज और CO2 इंक्रीज। ठीक है, पीएच डिक्रीज एंड CO2 इंक्रीज, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी को पहचानने के लिए CO2 देखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या हिस्ट्री दी हुई है पेशेंट की, कुछ जो एडवांस सवाल आते हैं उसमें हिस्ट्री दी हुई होगी कि पेशेंट हैविंग निमोनिया, पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पेशेंट हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, ऐसा कोई भी कॉज जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में कॉजेस बताए हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, तो वो सारे कॉजेस यहाँ मैटर करते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि किसी भी ऐसे कॉज से आपको लग रहा हो कि रेस्पिरेशन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन। क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन। और वी ऑल नोज हाइपोवेंटिलेशन जहां पे भी शब्द आए आंख बंद करके लिख देना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी, बाहर निकल नहीं पाएगी, कहां रहेगी, ब्लड में रहेगी, और ब्लड में रहकर क्या करेगी, एसिडिटी को बढ़ाएगी, मतलब वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां हमने बात कर ली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब चलिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपका क्लियर करते हुए चलता हूं कि आपने सुना होगा अनकंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और कंपनसेटेड। दो टाइप के सवाल यहां अपने को देखने को मिलते हैं। बहुत बार आप ये तो पता कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है, बट उसके आगे एक वर्ड और लिखा होता है अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड। ये दो वर्ड आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको एक तीसरी वैल्यू देखनी होती है, ऐसी कंडीशन में आपको तीसरी वैल्यू देखनी पड़ती है, वो होती है हमारी HCO3। कौन सी वैल्यू देखोगे आप, HCO3 आप वैल्यूज में देखेंगे। HCO3 का नॉर्मल वैल्यू जैसा मैंने बताया था कि 22 से 28 जो होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होती है हमारी नॉर्मल बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू। ओके, तो ये बाइकार्बोनेट, कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेट का मतलब उसको ठीक करना, किसी भी चीज को कंपनसेट करना, ठीक करना। अनकंपनसेट का मतलब होता है ठीक नहीं कर रहा है, पार्शियली कंपनसेट का मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब अपन इन दोनों में क्या देखेंगे, इन दोनों में HCO3 को देखेंगे। इस कंडीशन को पता लगाने के लिए HCO3 को देखेंगे और क्या देखेंगे कि भैया HCO3 क्या बदल रहा है। अगर HCO3 नॉर्मल बना रहता है, अनचेंज्ड रहता है, बदलता नहीं है और नॉर्मल बना रहता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनकंपनसेट कंडीशन। मतलब HCO3 कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाओ या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो HCO3 अगर नॉर्मल बना हुआ है तो उस कंडीशन को आप क्या कहोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। क्या कहोगे, अनकंपनसेटेड, मतलब कंपनसेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं। अब अनकंपनसेटेड की तो बात हो गई, नॉर्मल। अब है पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड की अगर हम बात करें कि ये पार्शियली कंपनसेट क्या, HCO3 को लगता है कि चलो यार ठीक है, यार ठीक कर देना चाहिए मुझे इसको, तो ठीक करने की ये कोशिश करेगा। तो HCO3 क्या करता है, HCO3 क्या करता है, अपना लेवल इंक्रीज कर देता है। अगर आपको HCO3 का लेवल इस कंडीशन के साथ में अगर HCO3 का लेवल इंक्रीज मिलता है, pH डिक्रीज है, CO2 इंक्रीज है, क्या है, CO2 इंक्रीज है, और ऐसी कंडीशन में आपको साथ में क्या मिले, HCO3 इंक्रीज मिले, HCO3 ने अपना लेवल अगर बढ़ा दिया है, इट मीन समझ जाना कि वो कौन सी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। कौन सी, पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। क्यों, क्योंकि यहां एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात जो है, चलिए आपको समझ में आ गया पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड क्या है। अब देखिए, अगर मैं यहां लिखता हूं कि HCO3 जो है उसका लेवल इंक्रीज हो रखा है, इंक्रीज, तो आपको समझ में आ ही गया है कि वो क्या है, वो एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड ये कंडीशन हो चुकी है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी, एक यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो कि रेस्पिरेटरी को कौन, किडनी, किडनी कंपनसेट करती है। कौन कंपनसेट करती है, रेस्पिरेटरी जो कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि एसिडोसिस हुआ या एल्केलोसिस हुआ,
इनको कंपनसेट कौन पर्सन करता है? ये किडनी करती है। किसके थ्रू करती है? HCO3 के थ्रू। HCO3 का लेवल अगर बढ़ा दिया तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में HCO3 का लेवल बढ़ेगा और एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होगा? HCO3 का लेवल डिक्रीज रहेगा। ठीक है, क्या होगा? HCO3 का लेवल डिक्रीज अगर रहे तो उसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के बारे में। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले बिल्कुल पीएच को देखेंगे। पीएच क्या होगा? यहाँ डिक्रीज हो। पीएच क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। पीएच यहाँ क्या होगा? पीएच हो गया यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि भैया एल्कलोसिस है। रेस्पिरेटरी है तो अपन किसको देखेंगे? CO2 को देखेंगे। CO2 यहाँ क्या मिलेगा? जस्ट उल्टा। क्या मिलेगा? लॉस, मतलब कम मिलेगा, डिक्रीज। चलिए, ये कंडीशन अगर आपको मिलती है कि पीएच इंक्रीज और CO2 डिक्रीज मिलता है तो आप इसको कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। ऐसे कंडीशन में अब जो पार्शियली कंपनसेटेड है और अनकंपनसेटेड है उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात हो गई। पीएच इंक्रीज हो गया, CO2 डिक्रीज हो गया। इस कंडीशन को आपने बोला रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन है, आराम से पहचानना है। सबसे पहला पीएच देखो, उसके बाद CO2 देखो, उसके बाद HCO3 देखो। ठीक है, क्या देखोगे? HCO3। ये तीन ही मेजरली अपने को देखनी होती है। इसी से ये पता चलता है कि रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। ठीक है, मेटाबॉलिक में हम HCO3 देखेंगे, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब इसे हम कब कहेंगे? इसे हम कब कहेंगे कि ये अनकंपनसेटेड है या फिर पार्शियली कंपनसेटेड है? ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे मेन हमको इस क्लास के अंदर समझने के। अनकंपनसेटेड कब कहेंगे, कंपनसेटेड कब कहेंगे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस होती है उनको कंपनसेट कौन करता है? किडनी करती है। कौन करता है? किडनी करती है। क्यों? क्योंकि लंग्स तो बीमार है ऑलरेडी, तो किडनी करती है। किडनी किसके थ्रू करती है? HCO3 के थ्रू। HCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो यहाँ तीसरी वैल्यू हम क्या देखेंगे? इसमें भी HCO3 देखेंगे, इसमें भी HCO3 देखेंगे। अब देखिए HCO3 का लेवल यहाँ पे भी वही सेम, अगर नॉर्मल बना हुआ है, अनचेंज्ड है, इस कंडीशन के साथ में HCO3 क्या है? नॉर्मल बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं। इसको कोई मतलब नहीं है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या एल्कलोसिस हो। अगर ये नॉर्मल बना हुआ है तो उस कंडीशन को हम अनकंपनसेटेड कंडीशन कहेंगे। अनकंपनसेटेड का तो मतलब यही होता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। ओके, ये हमारा नेक्स्ट है HCO3, इस पर ध्यान देना। अगर ये तो चलो अब छोड़ो, अगर HCO3 का लेवल डिक्रीज हो गया HCO3 ने अपना लेवल अगर डिक्रीज कर रखा है, HCO3 का अगर वैल्यू डिक्रीज मिलता है आपको रिपोर्ट के अंदर, तो आप उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे? पार्शियली कंपनसेटेड। क्या करेंगे? पार्शियली कंपनसेटेड। अब देखिए, चलो इस कंडीशन को मैं हटा देता हूं यहां से, बिल्कुल इस कंडीशन को मैं हटा के यहां अगर आपको लिख देता हूं कि HCO3 ने अपना वैल्यू क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? डिक्रीज कर लिया है। क्या कर लिया है? सॉरी, HCO3 ने अपना वैल्यू क्या कर लिया है? डिक्रीज कर लिया है। और डिक्रीज करने की कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। क्या कहोगे? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। HCO3 अगर नहीं बदलता है तो आप इसको सीधा कह सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। बदल गया तो उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उसको हम पहचानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लेकर आएंगे उसके अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। जैसा हम लाइव क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही मैं इसके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी इसके आपको आंसर मिल जाएंगे। वहां पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जीके, हमारा टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एरिना फॉर जीके एंड नर्सिंग क्विज़ेस नाम से चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहां आप पूरे दिन सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
चलिए, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस को कैसे इंटरप्रेटेड किया जाता है, और पार्शियली और अनकंपनसेटेड की हमने यहाँ बात की। नेक्स्ट हम समझेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कैसे इंटरप्रेटेड किया जाता है। तो हमारा सेम तरीका वही है कि सबसे पहले तो हम पीएच ही देखेंगे, कंडीशन कोई भी हो सबसे पहले हम पीएच ही देखी जाती है। किसके लिए? एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है उसका पता लगाने के लिए। सबसे पहले तो भैया पीएच ही देखोगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो पीएच क्या मिलेगा? हमेशा कम मिलेगा। क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। डिक्रीज है तो एसिडोसिस, इंक्रीज है तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्कलोसिस। इंक्रीज है तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्कलोसिस। ठीक है, इसमें डिक्रीज हो गया, उसमें इंक्रीज हो गया, तो ये हम कह दिया एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक में क्या देखा जाता है? जब आपको मेटाबॉलिक की कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले आप देखोगे HCO3। क्या देखोगे? HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट्स को हम प्रायोरिटी में देखेंगे सबसे पहले। अब आपको सवाल, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सवाल इसमें किस टाइप से उठकर आएंगे, तो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बाइकार्बोनेट्स जो है उनको हम देखेंगे, पीएच के बाद में बाइकार्बोनेट देखेंगे। बाइकार्बोनेट में यहाँ क्या क्या चेंजेस आता है, उससे पहले आपको एक संबंध समझना जरूरी है HCO3 और पीएच के बारे में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पीएच और HCO3, पीएच और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो दोनों बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं। अगर HCO3 बोलेगा कि मुझे दिल्ली जाना है तो पीएच बिना काम ही कहेगा कि चलो मैं भी दिल्ली चलता हूँ। पीएच कहेगा कि मुझे तो कहाँ जाना है, मुझे तो सोना है, तो HCO3 क्या कहेगा? चलो ठीक है मैं भी सो जाता हूँ। तो ये क्या है? बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। तो अगर HCO3 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल भी बढ़ेगा। HCO3 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल भी बढ़ेगा। HCO3 का लेवल कम होगा तो पीएच का लेवल भी यहाँ क्या होगा? कम। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली ही चलेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, समानुपाती ही चलेंगे। ठीक है, तो इस संबंध को ध्यान में रखते हुए CO2 के साथ में क्या संबंध था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे से उल्टा काम करेंगे। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो ये क्या करेंगे? दोनों काम साथ में करेंगे। तो यहाँ क्या है? पीएच डिक्रीज है तो HCO3 भी क्या मिलेगा? यहाँ डिक्रीज मिलेगा। अगर HCO3 भी यहाँ अगर डिक्रीज मिलता है तो उसके आप क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर HCO3 इंक्रीज मिलता है, देखिए पीएच भी इंक्रीज है, HCO3 भी इंक्रीज है, HCO3 भी इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि HCO3 डिक्रीज होने की वजह से ही पीएच डिक्रीज हुआ है, और HCO3 इंक्रीज होने की वजह से ही यहाँ पीएच क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, HCO3 को मेंटेन कौन करती है? किडनी करती है। कौन करती है? किडनी करती है। तो यहाँ कॉज कहाँ निकलेगा? किडनी में निकलेगा या फिर किसी और कंडीशन में निकलेगा। ओके, जैसे वॉमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, इस टाइप की जो कंडीशंस है वो इसके कुछ कॉजेज हैं। मेटाबॉलिक जो इम्बैलेंस होता है उसके कुछ कॉजेज हैं। ये मैंने प्रीवियसली क्लास में बताया है, आप वहां जाकर क्लास देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो पीएच और देखिए कितना आसान है इसको समझना, दोनों डिक्रीज। अब यहाँ पर एक ऐसी बात आएगी जिससे आपको इसको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंपनसेट और अनकंपनसेट कंडीशन की। कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड कंडीशन की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो एक जो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है दोनों के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस के लिए जो सिमिलर पॉइंट है वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसको कंपनसेट कौन करते हैं? इसको कंपनसेट करेंगे भैया लंग्स। कौन करेगा? लंग्स करेंगे। रेस्पिरेटरी कंडीशन को कौन कर रहे थे? किडनी कर रही थी। इसको कौन करेगा? हमारे लंग्स करेंगे। लंग्स किसके थ्रू करेंगे? CO2 के थ्रू। CO2 के मेंटेनेंस के थ्रू क्या करेंगे? कंपनसेटेड कंडीशन डेवलप करेंगे। अब देखिए, अगर CO2 नॉर्मल बना हुआ है, अगर CO2 का लेवल नॉर्मल है, किस कंडीशन में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में भी अगर CO2 नॉर्मल है या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन में भी CO2 नॉर्मल है, तो ये कंडीशन दोनों ही एरियाज में क्या होगी? अनकंपनसेटेड होगी। ठीक है, अनकंपनसेटेड। ठीक है, दोनों में ही हम इसको क्या इंटरप्रेट करेंगे? अनकंपनसेटेड। कैसे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? CO2 दोनों ही कंडीशन में क्या है? CO2 क्या है? नॉर्मल अगर है
तो उसे हम इंटरप्रेट क्या करेंगे, अनकंपनसेटेड कंडीशन। क्या करेंगे, अनकंपनसेटेड। मतलब कोई CO2 को कोई मतलब नहीं है, लंग्स को कोई मतलब नहीं है कि बॉडी में क्या चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे नहीं करना तुमको कंपनसेटेड, ठीक है। तो ये अनकंपनसेटेड वाली कंडीशन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पार्शियली कंपनसेटेड वाली। अब हम बात करते हैं जैसे पार्शियली कंपनसेटेड वाली। तो इसमें CO2 क्या होगा, इसमें CO2 का रोल क्या होगा, इसमें हमारा CO2 का रोल क्या होगा, डिक्रीज। ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए, आपको जैसा बोर्ड पे दिख रहा होगा कि तीनों वैल्यू अगर डिक्रीज है, pH भी डिक्रीज है, CO2 HCO3 भी डिक्रीज है, CO2 भी अगर डिक्रीज है, तो इन तीनों कंडीशन को आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक है। बहुत आसान है याद करना कि तीनों वैल्यू अगर डिक्रीज मिलती है आपको, pH देगा डिक्रीज, HCO3 देगा डिक्रीज, CO2 देगा डिक्रीज, तो आप सीधा सीधा आंख बंद करके लिख सकते हैं, आंख बंद करके लिख सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। क्या लिखोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड है। अब यहां देखिए, तीनों वैल्यूज देखिए, तीनों इंक्रीज हो रही है, pH इंक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, CO2 इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। क्या कहोगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक था हमारा अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड को इंटरप्रेट करने का तरीका। मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस करके बता दिया है, यहाँ मैंने आपको डिफरेंस करके दिखा दिया है कि किस टाइप से इंटरप्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ इसी के क्वेश्चंस के साथ में। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये सवाल आपको वहां मिल जाएंगे। और CHO के लिए बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।